और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2 दिन बाद क्या नतीजे आ सकते हैं। जो अनुमान हैं, जो एग्जिट पोल हैं, वो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका गठबंधन सबसे मजबूत रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से जम्मू रीजन के अंदर 24 से 34 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 44% वोट के साथ। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं और बाकी सीटें अन्य को मिलती हुई दिख रही हैं। और ये कश्मीर का किला किसका होगा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 3% वोट प्रतिशत जो है वो नजर आ रहा है। और साथ ही कांग्रेस एनसी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 31 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वोट फीसदी जो है वो 41% तक जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पीडीपी जो है उसकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब नजर आ रही है। 4 से 6 सीटें ही यहाँ पर मिल पा रही हैं। और अदर्स की बात करें तो 4 से 17 तक अदर्स लेकर जा रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील ये बार बार कहा जा रहा है कि अदर्स जो हैं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं, वो यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका प्रदीप जी अदा करते हुए नजर आएंगे। जी, और इससे पहले जो ये अनुमान, जो एग्जिट पोल सवाल खड़े कर रहे हैं, उन एग्जिट पोल्स पर एक बार, उन सवालों पर एक बार एक नज़र मारते हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन रहेगा। अब ये समझ में आ गया है कि मोटे तौर पर कौन आगे है और क्या बीजेपी अब भी कुछ कर सकती है। तो पहला बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन हो सकता है और क्या बीजेपी इस खेल को पलट सकती है, ये सीन पलट सकती है। हालांकि बीजेपी को कश्मीर घाटी में कोई सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है, जम्मू में ही है जो बीजेपी के पास है। तो क्या बीजेपी सीन पलट सकती है निर्दलीयों का साथ लेकर के? जो लगातार एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि इतनी तादाद में निर्दलीय कैसे आए हैं और कई को जेल से बाहर आकर प्रचार करने की और चुनाव लड़ने की भी छूट मिली है। और महबूबा मुफ्ती और निर्दलियों के साथ सरकार बनाने का क्या चांस यहाँ पर बीजेपी का नजर आ रहा है, ये एक और बड़ा सवाल है। और अगला सवाल ये है कि कैसे सक्रिय हुआ है अब्दुल्ला परिवार जो है, वो कैसे अचानक एक्टिव हुआ और उसके बाद यहाँ पर लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, आप यहाँ पर सबसे पहले टिप्पणी कर रहे थे। जी, आपने पूछा था ये इंडिपेंडेंट क्या रोल अदा करेंगे या छोटी पार्टियां। तो कश्मीर के सिलसिले में मैं बता दूं सिंपल अपने दर्शकों को समझने के लिए कि 40 के करीब एनसी और कांग्रेस की सीटें आती दिख रही। 40 के करीब, हमारे पोल में 45 भी हो सकती हैं कांग्रेस और एनसी की मिला के, तो 40 ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। और 30 के आसपास हमारे सर्वे में 34 भी हो सकती है बीजेपी की और 24 भी हो सकती है, तो 30 मान लेते हैं मिड रेंज। तो 40 और 30 ये तो हो गया 70। और सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता है 90 सीट की असेंबली में। तो जो ये 20 है, 70 और 30, 40 और 30 70 हुआ। अब जो 20 बचे, 20 में करीब 5 हैं महबूबा मुफ्ती पीडीपी के मिलते हुए दिख रही हैं। जो 5 हैं वो रशीद इंजीनियर की एआईपी पार्टी है, उसकी मिलती दिख रही है 5। जो कि रशीद इंजीनियर की बात करना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि रशीद इंजीनियर वो शख्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने अभी लोकसभा 24 के इलेक्शन में बारामूला सीट से। और उन्होंने, बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला को, जो कि फार्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के थे या हैं, उनको जो है 2 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से हराया। और रशीद इंजीनियर खुद को 46% वोट मिले और 14 असेंबली सेगमेंट में लीड हासिल की। लेकिन इस पोल में जो है अभी असेंबली इलेक्शन में 5 सीटें उनकी, 3 सीट करीब सज्जाद लोन की, पीसी जो पार्टी है, और 2 सीट जो है अपनी पार्टी की, और 5 इंडिपेंडेंट। ये 20 सीटों की गणना है। अब ये डिसाइड करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में किसकी सरकार। जी, जम्मू में हमारे साथ हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़ के एडिटर सैयद जुनैद हाशमी जी। हाशमी साहब, ये आपने पूरा अपने सामने चुनाव होते हुए देखा, अब एग्जिट पोल देख रहे हैं, 2 दिन बाद नतीजे आएंगे। आप क्या एग्जिट पोल्स जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे सहमत हैं? और अगर हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनता आपको अगला दिख रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखिए, एग्जिट पोल जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। थोड़ी सी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबरों को लेकर मुझे लगता है कि नंबर वो नहीं होंगे जो आप नंबर बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा प्रदीप जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए आपको 46 का आंकड़ा नहीं, 48 के आंकड़े की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर 90 सीटें तो वो हैं कि जो चुनकर आएंगे, जो चुनाव जीतकर आएंगे, और 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे। और उन 5 नॉमिनेटेड एमएलए के पास भी ताकत है कि वो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आंकड़ा 48 के करीब करीब बैठता है। अभी जो तस्वीर यहाँ पर है
वो तस्वीर बिल्कुल जो सामने तस्वीर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे अपने आकलन के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरेगी। नंबर 2 पे भारतीय जनता पार्टी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना आंकड़ा 30 के पार जाएगा, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बीजेपी का आंकड़ा भी 28 को पार करेगा जम्मू संभाग। अब ये जो कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है, मैं यहां साफ करूं, आप लिख रहे कांग्रेस एनसी गठबंधन, मेरी विनम्र विनती हो कि इसको एनसी कांग्रेस गठबंधन कहिए, क्योंकि आप गठबंधन में जो बड़ी पार्टी उभर कर आने वाली है उसको आप कहते हैं जिनका बड़ा नंबर है तो ये पहले, और जो छोटी पार्टी है तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कांग्रेस 4 से 6 सीटों के ऊपर सिमटेगी। और अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ जिसको हम रीड नहीं कर पाए जमीन से, तो ही जाकर कांग्रेस 10 को क्रॉस करेगी जम्मू कश्मीर में। अदरवाइज ये 4 से 6 के करीब ही रहेंगे, इससे ज्यादा सीटें आने की इनकी लेकिन जुनैद जी, उससे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की ये जानने में है कि क्या बीजेपी सीन पलट पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पीडीपी का साथ लेकर, इंडिपेंडेंट्स का साथ लेकर क्या बीजेपी सीन बदल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जम्मू कश्मीर में झोंक दी है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और आज ये भी समाचार अलग अलग क्वार्टर से निकल कर आया है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के पर भी एक सरप्राइज थ्रो कर सकती है। यानी अभी तक तो ये था कि एक हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा, वही हम सुन रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एक सरप्राइज भी हो सकता है। और दूसरा ये भी कि मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तमाम जीतने वाले जितने भी इंडिपेंडेंट हैं उनके संपर्क में है। और उसके अलावा ये भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करने हैं, उसकी नॉमिनेशन भी 8 तारीख को या 9 तारीख को अगर हो जाती है तो फिर सीन पलटने के लिए चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को 12 से 14 लोगों की जरूरत होगी। और अगर आप, और ये भी मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात बताऊंगा। वो सिग्निफिकेंट बात ये है कि साल 1953 से लेकर साल 2014 तक जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी हैं, वो सरकारें बनी हैं उस पार्टी के साथ जो पार्टी केंद्र में सत्ता में रही है। कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में आज तक ऐसी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं बनी है जो सत्ता में नहीं रहा हो। यानी अपोजिशन की सरकार कभी यहां बनी नहीं है। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने यह दावा किया है कि वो अगेंस्ट द विंड जाकर, नई दिल्ली में सरकार बीजेपी की है लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाने का दावा उनका है। तो ये भी सीन देखने वाला होगा कि क्या ये संभव हो पाएगा कि आप 1953 से लेकर 2014 तक का इतिहास ये बताता है कि केंद्र में बीजेपी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 96 में बीजेपी के साथ चले गए, फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती 2014 में बीजेपी के साथ चली गई। तो अब देखना ये होगा कि क्या साल 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और एक लास्ट पे एक बात और कहूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी भी दल के लिए ये संभव है कि एक संभाग से 25 या 28 या 31 सीटें लेकर बीजेपी आती है और आप कहते हैं कि इस संभाग के साथ के जितने भी एमएलए हैं इनके साथ मिलकर हम सरकार नहीं बनाएंगे और हम सिर्फ एक संभाग के सारे एमएलए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, व्हिच इज अ बिग रिस्क। इट मींस लाइक आप कोलिजन कोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बीजेपी की सीटों की बात कर रहे हैं ये पूरे एक संभाग की सीटें हैं, ये पूरे एक संभाग का मैंडेट है। तो क्या एक संभाग के मैंडेट को इग्नोर करके कोई सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है? ये दो बड़े सवाल। एक तो ये कि पहली बार अगेंस्ट द विंड कि केंद्र में सरकार बीजेपी की और आप यहाँ कांग्रेस एनसी का इसी के साथ मैं आपसे दूसरा सवाल भी पूछता हूं कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो उमर अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति बता रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का नाम आता है, तब जाकर नीचे इंजीनियर राशिद कहीं आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई है वहाँ उमर अब्दुल्ला या महबूबा के अलावा बहुत लोकप्रिय आदमी जो मुख्यमंत्री बन सकता है? बीजेपी कुछ सरप्राइज कर सकती है हमेशा की तरह, लेकिन क्या वो इतना लोकतांत्रिक होगा जैसे आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं? और इसमें मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि अब्दुल्ला परिवार इतना एक्टिव कैसे हुआ, कैसे एक बार फिर से ये लाइमलाइट में आ गए, इस पर भी जुनैद आप रोशनी डालें। देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला को निकाल दें तो फिर राजनीति में बचा क्या? बहुत बड़े कैरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के, दादा, उसके बाद बेटा, उसके बाद अब पोता, और अब उनके आगे भी जो सुपुत्र हैं जमीर अब्दुल्ला, वो भी राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जहां तक उमर अब्दुल्ला की लोकप्रियता का ताल्लुक है, एक संभाग में उनकी लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन जम्मू संभाग में अगर आप कहेंगे तो यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उमर अब्दुल्ला के कंपैरेटिवली ज्यादा है।
लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में ये देख रहा हूं कि संभवतः अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन आती है तो उसमें तो कांग्रेस डिप्टी सीएम के पद के लिए भी दावेदारी नहीं ठोक सकती, क्योंकि उनका नंबर उतना कम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर एक बड़े दल के तौर पर उभरती है तो उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर बीजेपी कहीं पर भी कोई समीकरण ऐसा बनता है तो बीजेपी के पास 4 लोग ऐसे हैं, जिसमें एक अशोक कौल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, दूसरे सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, और तीसरे उसके अलावा ये अशोक कौल, डॉक्टर नरेंद्र सिंह हैं, सुनील शर्मा है, देवेंद्र सिंह राणा है। बट अगर आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है कि आप जब भी चुनाव लड़ते हैं, किसी को मुख्यमंत्री के पद का जब दावेदार बताते हैं या आप चुनते हैं उसके लिए, तो देयर इज अ लार्जर मैसेज बिहाइंड। अब आप सोचिए, आप अगर अशोक कौल को, कश्मीरी पंडित को कल आप कहते हैं कि चलिए आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए अगर बीजेपी की कोई परिस्थिति बनती है, तो यू आर सेंडिंग अ लार्जर मैसेज अक्रॉस द नेशन कि विस्थापित कश्मीरी पंडित और जिनको पलायन करना पड़ा 1990 में, और अब साल 2024 में जब हमारी परिस्थितियां बनी तो हमने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। सुनील शर्मा, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ी गई, जम्मू, डोडा, उधमपुर, इस पूरे भूभाग में एक बहुत सक्रिय भूमिका उनकी आतंकवाद की लड़ाई में रही है। तो एक और चेहरा उस तरह का है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह विस्थापित हैं, रेफ्यूजी हैं, और उसके अलावा देवेंद्र सिंह राणा, वो डोडा से आते हैं, वो भी वो भूभाग है जहां पर आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों को बहुत बड़े सारे नरसंहार वहां पर हुए। तो टू सेंड अ लार्जर मैसेज अक्रॉस, बीजेपी हैज नंबर ऑफ फेसेस जिनको पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो सामने कर सकते हैं। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन के पास केवल उमर अब्दुल्ला है, और उसके बाद अगर कोई है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। उसके अलावा तीसरा कोई चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ एक संभावना लग रही है कि अगर पेच फंस गया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और उन्हें पीडीपी से समर्थन लेना पड़ा, तो पीडीपी कहीं कोई खेल ना बिगाड़ दे, मगर ऑल सेट, if there is an NC Congress coalition government, it will be headed by Umar Abdullah, and if BJP has to choose, so it has at least 4-5 potential faces जिनको वो पूरे देश में एक संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं दोनों राज्यों की। एक ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक के बाद फिर हम हरियाणा पर लौटेंगे और वहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं, खासतौर पर जेंडर का पहलू है या अर्बन रूरल डिवाइड किस पार्टी के फेवर में गया, इस पर भी करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की। हरियाणा की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी संक्षेप में आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहना चाह रहा था कि जो मेजॉरिटी मार्क है, जो जुनैद भाई कह रहे थे कि 48 नहीं, वो 48 अभी की परिस्थिति में नहीं होगा। जो मेरी समझ है, जो मेरा वो है कि किसी एक पार्टी को यदि 46 सीटें मिल जाती हैं, जनता उनको चुन के 46 सीटें दे देती है, तो उन परिस्थितियों में उन 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का मुझे नहीं लगता कि रोल होगा। हाँ, लेकिन यदि हंग आती है उस परिस्थिति में उनका वोटिंग राइट्स जरूर होगा। अब हम आते हैं हरियाणा पर, जहां महिला और पुरुष वोटर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि किस पार्टी के साथ वो ज्यादा हैं, और दोनों ही इस बार कांग्रेस को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। प्रदीप जी संक्षेप में मैं आपसे महिला पुरुषों की जहां तक बात करें तो मैं बताऊं, बीजेपी को हमारे सर्वे में 35% वोट मिलता दिख रहा है, जो कि पिछली बार 37% मिला था, 36.8। उसमें 2% महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट कर रही हैं, और कांग्रेस में 2% महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम वोट कर रहे हैं। ये तो महिला पुरुष की बात हो गई। बड़ी बात जो पिक्चर है ग्रामीण और शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके जो है करीब 65% वोट हैं, 2/3, उसमें कांग्रेस को 45 और बीजेपी को 33, यानी कि 12 परसेंटेज पॉइंट का गैप है। जो मैं जाट किसान की बात कर रहा था, प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं तब तक इनसे लेती चलती हूँ। बड़ी बात मैडम, बस एक ही लास्ट है, बड़ी स्टोरी है कि अर्बन जो कि 35% कंट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन हरियाणा में, वहां बीजेपी को 2% कांग्रेस से ज्यादा वोट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है। 40 बीजेपी को मिलता दिख रहा है और 38 करीब कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण में 12% से कांग्रेस आगे।
यहाँ पर आरपी सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, अगर हम महिलाओं की अगर यहाँ पर बात करें तो बीजेपी लगातार महिलाओं को, युवाओं को लगातार अपनी एक टारगेट ऑडियंस की तरह वहाँ पर रखती है, टारगेट वोटर्स की तरह रखती है, लेकिन हरियाणा में लग रहा है कि वो छाप छोड़ने में इस बार कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। मैंने पहले भी कहा कि प्रदीप जी को आज शाम को 6 बजे तक का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद वो अपने डेटा रिवाइज करना चाहे करें। हर बार करते हैं और मेरा मानना है कि इनका जो एग्जिट पोल है वह हम गलत साबित करेंगे। उससे निश्चित हमको एक ठीक सा मत मिल रहा है और वो कितना एग्जैक्टली होगा, क्या होगा, मैं भी आज की कहने स्थिति में नहीं। परंतु एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में। प्रदीप जी, जम्मू कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन आ रही है, जरा ये भी बता दीजिए। मतलब सबसे नहीं, लार्जेस्ट पार्टी हमारे पोल के हिसाब से, अब इसमें मैंने रेंज दी हुई है, इसके लिए एक पार्टी को कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी को जो है हमने जो मिड मार्क की बात कर लें, क्या बोलते हैं 34 से लेके 24 से 34 तक दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28-29 के बीच में मिड मार्क आता है। और एनसी को, सिर्फ केवल एनसी की बात करें तो वो भी उसके इर्द गिर्द आता है। जब रेंज की बात करें तो एनसी का 28 से 35। अब देखिए, दोनों में से कोई भी ऊपर या नीचे आ सकता है। हमारे पोल में सिर्फ अकेले एनसी का 28 से 35 की हमने बात करी है, तो एनसी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है। जी धन्यवाद प्रदीप जी। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जी आरपी सिंह जी, एक मिनट। हाँ, जोड़ना चाहता हूँ। मैं प्रदीप की बात से मानूंगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट एनसी कांग्रेस का अलायंस काफी सीट्स पे फ्रेंडली फाइट भी हुआ है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 7 सीटें। पर प्रदीप जी, मैं और एक बात ऐड करूंगा। चुनाव के नतीजे आते आते ये 5 नॉमिनेशंस हो सकती हैं और आते आते वो 5 नॉमिनेशंस मेजॉरिटी का बदलाव भी कर सकता है, वो हमें ध्यान में रखना। तो आप कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर रहे हैं कि बीजेपी बाजी पलटती हुई भी यहाँ पर नजर आ सकती है हमें। पर इसमें मेरे को लगता है कि संविधान के किसी जानकार से बात करनी होगी। विधानसभा के गठन के बाद ही वो होंगे, उससे पहले शायद नॉमिनेशन नहीं हो सकता होगा उन 5 का। जब विधानसभा गठित होगी उसके बाद। इस पर ये एक अच्छा पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी है आने वाले दिनों में। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद संक्षेप में बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इन चुनावों। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।